नमस्कार। हरियाणा में कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है और एग्जिट पोल का क्या है नतीजे और क्या नहीं है नतीजे, हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी जी के साथ किए थे उन्होंने, और वह एग्जिट पोल के बारे में बताइए हरियाणा में क्यों जीत रहा है और कहां से कौन जीत रहा है, हरियाणा में कितने सीटें हरियाणा के पल्ले में आ रही है और कितने नहीं आ रही है, और जो कि इन्होंने विश्लेषण किया था जो कि 2024 में जो चुनाव हुए थे और कई राजनीतिक पार्टियों ने दावा किया था और इन्होंने की थी कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, और इसमें 40 सीटें तक सिमट कर रहेगी भाजपा। तो इसके बारे में भी इन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, योगेंद्र जी से विश्लेषण करेंगे हरियाणा का यह माहौल कैसा है और कैसा रहेगा। हम लेके चलेंगे, योगेंद्र जी से बात कराएंगे और योगेंद्र जी इसके बारे में बताएंगे। हम आपको दिखाने चाह रहे हैं अपने जनता की बात में योगेंद्र जी के साथ लेके चल रहे हैं। ना फड़कता हुआ इंट्रोडक्शन तो दे दिया, इतनी कोई सनसनीखेज बात मुझे कहने को है नहीं, और सच्चाई ये है कि ये जो चुनाव है इसमें बच्चा बच्चा जानता है क्या होने वाला है। बहुत बड़ा रहस्य है नहीं इस चुनाव के बारे में। रहस्य सिर्फ टीवी के स्टूडियो में है, क्योंकि वहां हम सोचते हैं कि बैलेंस किया जाए, ये भी कहा जाए, किंतु परंतु भी लगाया जाए। लेकिन इस देश के लगभग आधे चुनाव ऐसे होते हैं जिनमें चुनाव शुरू होने से पहले आपको परिणाम पता होता है, एटलीस्ट पब्लिक अपना मन बना चुकी होती है। ये चुनाव बिल्कुल उन्हीं चुनावों में से है जिसमें आखिरी दिन में, हालांकि इन आखिरी 3-4 दिन में मीडिया टीवी जरूर कुछ ना कुछ रहस्य गुत्थी इसकी बना रहे हैं, नहीं आखिरी मिनट पे ये स्विंग होने वाला है वो होने वाला है, लेकिन बुनियादी बात बहुत सरल है, वो मैं कह देता हूँ। आपने कहा किसान और पहलवान, मैं एक इसमें और जोड़ देता हूँ, जवान। किसान, जवान, पहलवान, इन तीनों ने मिलाकर इस चुनाव का परिणाम इस चुनाव की घोषणा से पहले ही तय कर दिया था, और परिणाम बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल राज करने के बाद विदा होने वाली है। सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतने की संभावना है, बहुत ही कोई अनहोनी या अचानक अगले 2 दिन में कुछ हो जाए तो अलग बात है। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट आगे है, और संभावनाएं केवल 3 हैं। अब आप सोचेंगे क्या 3 संभावनाएं हो सकती हैं ऐसे में? बिल्कुल। पहली संभावना ये है कि ये एक साधारण हवा होगी कांग्रेस के लिए। हवा होगी, कांग्रेस को मेजॉरिटी आएगी, क्योंकि कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं वास्तव में। नाम के वास्ते है, हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन वास्तव में है नहीं। दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, ये कांग्रेस के पक्ष में आंधी बन सकती है। अगर आंधी होगी तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं, भारी बहुमत मिल सकता है। तीसरी संभावना ये है कि ये ना हवा हो ना आंधी हो, ये सुनामी हो, और अगर सुनामी हो तो आपको उल्टी गिनती गिननी पड़ेगी कि भाई बाकी कितनी सीटें किसके पास बचेंगी। इन तीनों में से क्या होगा ये मैं अभी नहीं कह सकता, और इसलिए बिल्कुल भविष्यवाणी का काम मैं कतई नहीं करूंगा। आपको लोकसभा चुनाव के वक्त हमने भविष्यवाणी की थी, और मैं तब कहता था मुझे मजबूरी से करनी पड़ रही है, मेरा काम नहीं है, मैंने 10-12 साल पहले छोड़ दिया, कान पकड़ लिया। लेकिन चूंकि सारा मीडिया इस देश का लोगों को गुमराह कर रहा था, पूछ लो या किसी राजनेता से पूछ लो, हर एक को पता है कि इस वक्त हरियाणा में एक तरफा माहौल है, कांग्रेस आगे है। अब सवाल सिर्फ इतना है कितने से आगे है, कितने की मेजॉरिटी आएगी, ये सब 8 तारीख के लिए छोड़ दीजिए, तब वो हो जाएगा। तो सीटों की भविष्यवाणी मैं करूंगा नहीं। मोटी बात, दरअसल ये चुनाव का परिणाम एक तरह से 5 साल पहले तय होना शुरू हो गया था। 2019 में हरियाणा में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एकदम झाड़ू लगा दी, 10 की 10 सीटें। हाँ, बिल्कुल। और 90 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में से 79, मतलब एक कम 80 पे बीजेपी आगे थी। तो आप सब लोग कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में तो कुछ होना ही नहीं है। विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी 40 पे आके अटक गई, एकदम आधी हो गई। तो बीजेपी को 2019 में जनादेश नहीं मिला था, और रातों रात वो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला जी की, जिसने बीजेपी के खिलाफ विश्व वमन करके चुनाव जीता था, वो रातों रात बीजेपी की झोली में आके बैठ गई। तो एक तरह से बीजेपी की ये जो दूसरी सरकार हरियाणा में बनी थी 2019 में, वो एक तरह से धोखे से बनी सरकार थी।
और पहले दिन से लोगों के मन में उसको लेके अनीस था। फिर आया किसान आंदोलन, जिसमें हरियाणा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसान आंदोलन को बदनाम करने में, उनके ऊपर कीले बिछाना, लाठी चलवाना, वाटर कैनन चलवाना। जब ये सब हो गया उसके बाद रोज उन पे गालियों की बौछार करना। रोज हरियाणा बीजेपी सरकार का काम था, रोज कोई ना कोई किसान नेता खड़ा कर देते थे, ये किसान झूठे हैं, ये किसान ऐसे हैं वैसे हैं। और ये तब जबकि हरियाणा का समाज उस किसान आंदोलन की पूजा कर रहा था। अब आप सोचिए ना, अगर आप सूरज पे थूकने की कोशिश करेंगे तो आखिर में थूक तो आपके मुंह पे आके गिरेगा। ये बीजेपी के साथ होना शुरू हो गया था। किसान आंदोलन हुआ, मोदी सरकार ने वायदे किए, उनमें से एक भी वादा सरकार ने नहीं निभाया। तो एक तरह से किसान आंदोलन का वक्त वो वक्त था जबकि सत्ता और समाज का जो एक धागा बांधता है, सत्ता और समाज को, मर्यादा का धागा, उस के दौरान पहलवानों का, महिला पहलवानों का यौन शोषण के खिलाफ जो अभियान था, वो हरियाणा के लिए एक मायने में किसान आंदोलन की कंटिन्यूटी था। किसान आंदोलन में जिस तरह से समाज आहत था, उसी समाज को लगा लो अब ऊपर से ये, और तो उसने बची खुची वैधता भी खत्म कर दी इस सरकार की। जो जवानों का सवाल है हरियाणा में, उसका दोहरा अर्थ है। एक तो जवानों का सवाल बेरोजगारी का है, और दूसरा जवानों का सवाल जो है वो ये जो अग्निवीर स्कीम है, अग्निवीर स्कीम का देश के जिन इलाकों में सबसे खराब असर पड़ा है उनमें से हरियाणा है। हरियाणा में भी दक्षिण हरियाणा है, जिस इलाके में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, रेवाड़ी। अच्छा। क्योंकि हरियाणा पॉपुलेशन में सिर्फ 2% है देश का, लेकिन देश के 10% आर्मी का रिक्रूटमेंट हरियाणा से होता है। तो अग्निवीर स्कीम से दो चीजें हुई। एक तो ये हजारों नौजवान, हरियाणा में आप पहले आते कभी तो गांव में रोज सुबह आपको बच्चे सड़क के ऊपर दौड़ते हुए पाएंगे। वो मतलब कोई एथलेटिक्स की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो आपकी फौज में जाने की तैयारी कर रहे होते। अचानक, और ये हमारे बहुत सारे परिवारों के लिए तो बिल्कुल परिवार, खानदान सुधरने का यही तरीका था कि एक लड़का फौज में चला गया, पूरा खानदान एक तरह से टिक गया फिर उसके सहारे। ये तो 20 साल, 18-20 साल की जो पक्की नौकरी थी वो पलट के 4 साल की ठेके की नौकरी बन गई। और हरियाणा में से रिक्रूटमेंट कम हो गया। जो 4,500-5 हजार नौकरियां थी, 4,500-5 हजार कच्ची नौकरी भी अब नहीं हो रही है, वो भी घटा के 1,500-2 हजार कर दी गई। तो दोहरी मार पड़ी है हमारे इलाके पे। इसलिए तो किसान, जवान और पहलवान, इन तीनों चीजों ने चुनाव से पहले तक एक मोटी बात ये कर दी थी कि भाई अब तो बीजेपी जाएगी। लोकसभा चुनाव में इसका पूरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम से कम हरियाणा के मुख्यमंत्री से तो ज्यादा ही थी, तो वो सब चीजें लेके थोड़ा सा बीजेपी को ऊपर खींच लेती है। जैसा 2019 में हमने देखा, लोकसभा में 89 सीटों पर आ गए थे और विधानसभा में 40 पे आ गए। यहाँ अब लोकसभा में बीजेपी 5-5 पे आई है, और विधानसभा हलकों की दृष्टि से देखें तो बीजेपी 42 हलकों में आ गई थी 90 में से। तो जहां 89 से आ गए थे 40 पे, वहां 42 से आप कहां पहुंचेंगे, अब आप सोच लीजिए। और इस बीच हरियाणा सरकार की, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में कम से कम एक ढाल थी, मोदी जी, देश, राम मंदिर, ये वो तमाम चीजें थी। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई ढाल नहीं बची है। अब आपको सीधे सीधे जो 5 साल की सरकार थी उसका जवाब देना है। हरियाणा की बीजेपी की जो पहली सरकार थी 2014 से 19 की, खट्टर जी की, उसके बारे में लोग 2-3 पॉजिटिव चीजें कहते थे। एक तो ये कि उस जमाने में नौकरी मेरिट के आधार पे मिली। दूसरा ये कहते थे कि वहां करप्शन थोड़ा सा कम हुआ। दूसरी सरकार जब इनकी आई, दुष्यंत चौटाला जी के साथ मिलकर जो बनाई, उसने करप्शन के सारे रिकॉर्ड क्रॉस कर दिए। और लोग अब कहते हैं कि भाई जो चीज पहले 2000 में होती थी, जो काम हो जाता था, अब 20,000 देने पड़ते हैं और काम भी नहीं होता। तो करप्शन के मामले में गए। लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ पहले से, और सरकार की छवि बनी अहंकार की, सरकार की छवि बनी बेहयाई की, और सरकार की छवि बनी असंवेदनशीलता की। इस सब से कोई पर्दा इस वक्त नहीं है बीजेपी के। अगर सड़क पे मैं लोगों से पूछता हूं तो वो कहते हैं भैया पब्लिक बीजेपी को हरा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ समझदारी के काम भी किए हैं, लेकिन आज की तारीख में असली मामला ये पब्लिक वर्सेस बीजेपी है। पब्लिक ने मन बना रखा है,
और चूंकि बीजेपी के खिलाफ दमदार पार्टी कांग्रेस ही है, हाँ। तो इसलिए कांग्रेस को जम के वोट डाल रहे हैं। मगर आपका बिल्कुल ठीक कहना है। कल भी मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, भाई साहब ये पब्लिक इलेक्शन लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे, जी। पब्लिक इलेक्शन लड़ रही है। और जहां तक कांग्रेस का संबंध है, कांग्रेस ने एक बात समझदारी की कि अपना जो कांग्रेस का अंतर्द्वंद था, कलह थी, जो है और जो खुल के भी आई, जैसे वो कुमारी टिकटों के शैलजा और तमाम चीजें। हाँ। जी, वो है, उसको एक दायरे से आगे नहीं बढ़ने दिया कांग्रेस ने। शुरू में ऐसा लग रहा था, और मुझे तो जब चुनाव शुरू हुआ तो मुझे तो ऐसा लगा था कि कांग्रेस के जो अंदरूनी खींचतान है वो इस चुनाव की सबसे बड़ी स्टोरी बन सकती है। अच्छा। मगर वैसा नहीं हुआ। एक तो कांग्रेस ने समझदारी से उसको एक सीमा में रखा। कुमारी शैलजा वगैरह ने आखिर में काफी मैच्योर बयान दिए, और दूसरी तरफ बीजेपी की अंतर्कलह खूब आ गई, तो उसको मैच करने वाले बीजेपी का भी आ गया, इसलिए ये सब खबर नहीं बनी। और कांग्रेस ने उन मुद्दों को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखा है जो जनता के मुद्दे हैं। मगर सच बात यह है कि कांग्रेस अगर मैनिफेस्टो में ना भी रखती तब भी जनता वोट डाल के आती। अब इतनी अंदरूनी बातों का तो मैं क्या जानकार होऊंगा, मगर स्वाभाविक है। देखिए, प्रधानमंत्री का कैमरा प्रेम कोई छुपा हुआ नहीं है, और हर चीज को किसी न चाहे वो मतलब मोर ही हो, मोर की तस्वीर का भी प्रधानमंत्री राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या गया, सिर्फ आंदोलन के दौरान नहीं, पेरिस में भी जो हुआ उस सब के बाद अगर विनेश फोगाट नहीं चाहती थी कि उनकी तस्वीर का बेजा इस्तेमाल किया जाए, तो मैं तो उनकी राजनीतिक समझदारी कहूंगा। प्रधानमंत्री क्यों करना चाहते थे, प्रधानमंत्री के ऑफिस क्या करना चाहते थे, उसके बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि वो क्यों करना चाहते थे। हालांकि अभी तक वो विनेश फोगाट जी का बयान है, हमारे को उसकी पुष्टि नहीं है, मगर जो वो कह रही हैं ऐसी बात नहीं लगती जिस पे यकीन ना किया जाए। बड़ी सामान्य बातें हैं, जरूर की गई होगी, और उन्होंने समझदारी दिखाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। 3 अलग कंटेंडर्स भी हैं जिसका कहना चाहिए, और हरियाणा में पुराना रिकॉर्ड ये रहा है कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो छोटी पार्टियों की काफी बड़ी भूमिका बन जाती है। अगर आप पिछली बार का 2019 का विधानसभा चुनाव देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के वोट जोड़ दीजिए, सिर्फ 65% थे, यानी कि 35% वोट अन्य पार्टियों को मिला था पिछली बार। इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, और हरियाणा में आमतौर पे बिल्कुल सीधी टक्कर नहीं होती है विधानसभा चुनाव में, मगर ये सीधी टक्कर दिख रही है। जहां तक दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी का जजपा का संबंध है, वो तो बिल्कुल डूब रही है और इतना गुस्सा है। याद रखिए, दुष्यंत चौटाला की पार्टी मुख्यतः किसान समुदाय, जाट समुदाय का वोट लेके आई थी, और बीजेपी के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे सब कुछ बोलते हुए आई, अगले दिन बीजेपी की गोद में बैठ गई, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार की छवि बनी। और सबसे बड़ा पाप ये कि किसान आंदोलन को बदनाम करने में दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी, अपने नाम का पूरा खुल के इस्तेमाल किया। तो किसान समुदाय को अगर किसी एक राजनेता से गुस्सा है हरियाणा में, तो वो खट्टर जी से कम है। सबसे बड़ा गुस्सा दुष्यंत चौटाला के साथ है कि इस आदमी ने धोखा दिया, हमसे वोट लेके गया, हमारे नाम का काम किया, और आके अब ये कर रहा है, और देवीलाल के नाम पे ये काम करता है। तो जो मैं सुनता हूँ वो ये कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी तो एक भी सीट कहीं जीतने की स्थिति में नहीं है। सच ये है कि दुष्यंत चौटाला खुद अपनी सीट के अंदर कहते हैं कि लड़ाई से बाहर है, मतलब नंबर 1, 2 पे नहीं है वो। दुष्यंत चौटाला पूर्व उप मुख्यमंत्री चुनावी दौड़ से बाहर है, ये खबर आ रही है। मैंने खुद व्यक्तिगत पुष्टि नहीं की है, लेकिन कोई कहता है नंबर 3 पे है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि नंबर 4 पे चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला इस वक्त। अब चंद्रशेखर रावण ने क्यों डूबता हुआ जहाज चुना कूदने के लिए, उसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। हो सकता है उनके पास कोई विकल्प ना रहा हो। इनेलो की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी की जजपा की है। इनेलो के पास अपना एक आधार है, एक तो उनका जो पुराना सरसा का इलाका, चौधरी देवीलाल का जो इलाका रहा है, उसमें उनका जो हरियाणा में बागड़ इलाका कहलाता है, वहां उनका आधार रहा है वो। लेकिन इस वक्त हरियाणा की राजनीति की धुरी नहीं है, ना पक्ष की ना विपक्ष की। तो 2-3 सीट में कहीं अपने अच्छे कैंडिडेट्स की वजह से कुछ दाव लग जाए तो वो है, मगर वो कोई 10-12 सीट लेने वाले हैं ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जैसा दुष्यंत चौटाला पिछली बार ले गए थे 10 सीट, वैसी स्थिति में आज इनेलो भी नहीं है।
बसपा उनको सपोर्ट कर रही है और बसपा की वजह से बसपा का आधार लगातार हरियाणा में घटता गया है। लेकिन फिर भी कुछ सीटों में उनका असर होगा। कम से कम दुष्यंत चौटाला जैसी बुरी स्थिति उनकी नहीं होगी ऐसा लगता है, लेकिन वो कोई बहुत बड़े प्लेयर बन पाएंगे ऐसा नहीं लगता। तीसरा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने शुरू में कांग्रेस के साथ अलायंस की कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर आखिरी दिन 90 के 90 उम्मीदवार खड़े भी किए, लेकिन ऐसा इलाका हरियाणा में नहीं है। हालांकि एक तरफ दिल्ली में उनकी सरकार है, दूसरी तरफ पंजाब में उनकी सरकार है, बीच में हरियाणा, सैंडविच के बीच में हरियाणा, लेकिन लगभग ऐसा लगता है जैसे देश का बिल्कुल एक अलग इलाका हो, जहां इसकी दिल्ली और पंजाब की राजनीति की गूंज भी सुनाई नहीं देती। वहां आम आदमी पार्टी के पास बतौर पार्टी कहीं भी 5-10 हजार वोट नहीं है। हाँ, कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीजेपी या कांग्रेस से टिकट के लिए कोशिश की होगी, लेकिन नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी की टिकट पकड़ी है। उनमें हो सकता है कुछ लोग बेहतर कर जाए, मगर वो वर्चुअली इंडिपेंडेंट है। पार्टी का तो लेबल पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट की तरह आप देखें। लेकिन कुल मिला के ये तीनों पार्टियां 10 सीट भी हासिल कर पाएंगी, मुझे इसमें संदेह है। अच्छा। ये तीनों मतलब 2 गठबंधन और आम आदमी पार्टी तीनों मिलाकर भी 10 सीट हासिल कर पाएंगी ऐसा मुझे नहीं लगता 90 में से। वोट भी इनको काफी कम आएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी मिला के कम से कम 80% वोट ले लेंगे इस बार, जिसका मतलब है कि बिल्कुल क्लियर एक तरह से ध्रुवीकरण है दोनों पार्टियों के इर्द-गिर्द। जी, तो सर आप एक सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्ट दूंगा, दूसरे सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। सरकार किसकी आ रही है? कांग्रेस की आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको बात को घुमा फिरा के कहने का कोई फायदा नहीं है। क्यों जलेबी बनाई जाए, सीधी बात की। सवाल सिर्फ ये है कि कितनी मेजॉरिटी से आ रही है। जी। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, मैं वही चीज दोहराऊंगा, क्योंकि मैंने चुनावी भविष्यवाणी खेल में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता। ये चुनावी अनुमान तो बता दीजिए, किसने सबसे सटीक अनुमान लगाया, ये वाला जो गोल्ड मेडल है मुझे चाहिए नहीं। पिछली बार जबरदस्ती गोल्ड मेडल मेरे गले में डाल दिया गया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिस दौड़ का मैं हिस्सा नहीं होना चाहता था उसका गोल्ड मेडल मेरे गले में डाल दिया गया, तो मेरे को और गोल्ड मेडल नहीं चाहिए। ये चैनल्स करें, लोग करें। देखिए, गंभीर बात कहूं, पिछली बार मुझे क्यों करना पड़ा? ये मेरे को इसलिए करना पड़ा कि सारी चैनल, सारा देश का मीडिया मिलके गुमराह कर रहा था। 400 पार पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना रहे थे। तो मुझे तो लगा कि भाई मेरी बात अब ये बड़ी चैनल तो सुनाएंगे नहीं, चलो प्रज्ञा मिश्रा मेरी बात सुनेंगी, चलो अजीत अंजुम सुनेंगे, जो सुनेंगे उनके माध्यम से मैं अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाऊं। तमाम जिन साथियों, दीपक शर्मा ने सुनी, जिन ने सुनी, सबके माध्यम से मैंने देश तक पहुंचाई वो बात, क्योंकि उस वक्त ये बोलना मेरे लिए भविष्यवाणी का काम नहीं था। मेरे लिए आज हरियाणा में ये बात हर कोई जानता है कि कांग्रेस आगे है, बीजेपी की हालत खराब है। अब चैनल वैनल कुछ भी बोल रहे हैं, अच्छी बात है, वो बताइए। या तो सामान्य विक्ट्री होगी कांग्रेस की, अगर हवा है तो 50-55 सीट आएंगी, अगर लहर है यानी कि आंधी है तो 60-65 सीट आएंगी, अगर सुनामी है तो भाई 70 से ऊपर आएंगी। अब इन तीनों में से क्या आएंगी ये आप बताइए, बाकी लोग बताएं, इसमें मुझे दरअसल दिलचस्पी नहीं है। अच्छा सर, जहां तक हरियाणा की बात है वो तो मैंने आपको बताया, वो तो पब्लिक कर रही है। पार्टियां लगभग इंसिडेंटल हैं। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के पास एक चेहरा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, एक मुख्यमंत्री के रूप में एक बड़ा चेहरा है जिस पे पब्लिक ट्रस्ट कर सकती है, वो है। जहां तक देश की संबंध है, वहां मैं समझता हूं एक तरह से राहुल गांधी इस वक्त एजेंडा ड्राइव कर रहे हैं। वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, अब वो बीजेपी के लिए ना उगलते बने ना निगलते बने, और अंततः कुछ ना कुछ बीजेपी को इस पे करना पड़े। भारत जोड़ो यात्रा में चलने के बाद खुद राहुल गांधी में बदलाव आया है, और ये इस देश में जो पैदल चला है उसने इस देश को समझा है और देश ने इसे समझा है। और राहुल गांधी को अब जमीनी मुद्दे पकड़ाने उस तरह से शुरू हुए हैं। दिल उनका हमेशा इसी तरफ था, मैं उन्हें कोई 15 साल से जानता हूँ। दिल उनका हमेशा अंतिम व्यक्ति के साथ था, लेकिन किताबों के जरिए जानना, केवल अपने हृदय और संवेदना से जानना अलग चीज होती है, और पांव से नापना और आंखों से देखना एक अलग बात होती है। वो जब से हुआ है तब से राहुल गांधी का एक कनेक्ट बेहतर है जनता से, और वो मुद्दे उठाना जो सचमुच जनता के मुद्दे हैं। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ राहुल गांधी इस वक्त एजेंडा ड्राइव कर रहे हैं। और
बीजेपी की अंतर्कलह का तो ये है कि देखिए जब जब बीजेपी कमजोर हुई है तब तक उसमें अंतर्कलह बहुत हुई है। हम भूल जाते हैं 2009 की हार के बाद 2 साल तक बीजेपी रिकवर नहीं की थी। उसमें क्या क्या अंतर्कलह हो रही थी बीजेपी के अंदर, तो ये सब चीजें सामने आ सकती हैं अगर राहुल गांधी अपने रास्ते पे चलते रहें, अगर वो फर्म रहें और बड़े निर्णय लेते रहें तो उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं तो भूल ही गया था कि लॉन्च करते वक्त राहुल गांधी के बारे में 2 अच्छे शब्द बोले हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है कि राजनीति में आप टोटल झूठ और विश्वमन न करें, कुछ कायदे की बात भी बोलें। बहुत कम लोग करते हैं। अगर मैंने आज सुना नहीं है प्रशांत किशोर जी को, किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। सर एक और साथ में महाराष्ट्र भी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब देखिए झारखंड अटका हुआ है, झारखंड के बारे में सचमुच मुझे भी रुचि है। जैसे हरियाणा के बारे में मैं कह रहा हूँ पहले दिन से तय, देखने को क्या है। झारखंड में अभी भी तय नहीं है। झारखंड चुनाव बिल्कुल खुला हुआ है। महाराष्ट्र में एमवीए जो कि इंडिया गठबंधन का दूसरा नाम वहां पे स्थानीय है, उसको बढ़त तो है। अब बढ़त को क्या वो एक स्पष्ट जीत में बदल पाएंगे, वही सवाल है। जम्मू कश्मीर में इतनी सूचना मुझे नहीं है। जाहिर है बीजेपी तो वहां जीतने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि दावे इतने किए थे। टीवी पे आके क्या क्या बोला करते थे बीजेपी वाले कि कश्मीर तो वैली बदल गई है, बीजेपी ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो भाई अगर मान लीजिए मेरी पार्टी ने कश्मीर घाटी को बदल दिया है, स्वर्ग बना दिया है, शांति है, लोग खुश हैं, तो मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवार क्यों नहीं उतारूंगा भाई वहां से? तो अगर बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतार रही तो इसका मतलब है कि 370 के बारे में कम से कम बीजेपी दावे कर रही थी कि इससे कश्मीर में कश्मीरियों को इतना फायदा हो गया है और कश्मीरी इतना खुश हैं, वो तो बीजेपी भी जानती है कि वो सच नहीं है। तो रह गया वहां पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, और दूसरे लोग जो कि किसी ना किसी स्टेज पे बीजेपी से कुछ गठबंधन कर चुके हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो इंजीनियर राशिद हो। जो खबरें आ रही हैं वो ये कहती हैं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को एडवांटेज है, मगर चूंकि मैंने आंख से नहीं देखा और उस तरह का फील नहीं है, कश्मीर कभी भी गया हूं तो चुनावी राजनीति देखने के लिए नहीं गया, दूसरी राजनीति वहां समझने के लिए गया हूं। वहां की जो अलगाववाद की राजनीति है, वहां क्या हो रहा है, दीर्घ काल में क्या होगा, हमेशा एक दूसरा एंगल लेके गया हूं। तो इसलिए उस तरह का फील नहीं है। और मैं झूठा दावा करना नहीं चाहता, सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, जो अखबार में पढ़ता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। कांग्रेस एनसी को कुछ एडवांटेज है, मगर वहां इतना चितराया हुआ प्रदेश है। बीजेपी को जम्मू में बहुत डोमिनेंट पार्टी बीजेपी कश्मीर में तो नहीं, जम्मू में रही है, तो उसको कितना कन्वर्ट कर पाएगी, ये सब अभी भी सवाल है जिसका उत्तर हमें ढूंढना होगा।